चलो ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के 10th क्वेश्चन पर आ जाएंगे। चलो ओके सर किसी भी एक एलिमेंट की मेटलर्जी या रेडिया आगे देखें सौम्या, किसी की आएगी तो जिंक की आ जाएगी, जिंक या कॉपर की कर लेना। नाउ what is corrosion of metals? Name one metal which does not corrode and one which corrode on keeping in open atmosphere. So when metal are prolonged exposed to atmospheric condition, then a layer of oxide, carbonate or sulfide is coated. Then these are slowly eaten up. ऐसे लिखते हैं. Then these are slowly and lose their tensile strength. It is called corrosion. So that ये कह सकते हैं कि गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट कोरोड while iron corrode, copper corrode. And ore on treatment with dilute hydrochloric acid produces brisk effervescence. मान लीजिए किसी ओर को में हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया और टाइप ऑफ ओर और उसमें से तेज बुलबुले आए तो वो कार्बोनेट ओर होगा कि सल्फाइड ओर होगा. राइट द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मेटल. इस केस में हमें क्या करना चाहिए? तो 11th का आंसर देखो. देन एज ब्रिस्क एफर्वेसेंस, तेज बुलबुले जैसे पेप्सी में आते हैं, तो ब्रिस्क एफर्वेसेंस इज इवॉल्व. ब्रिस्क का मतलब तेज, कहते नहीं ब्रिस्क वॉकिंग, तेज चलो. और एक होता है कि एफर्वेसेंस, तो बुलबुले, तो दैट इज ब्रिस्क. तो सो ओर इज कार्बोनेट, वो कार्बोनेट ओर होगा. और ऐसी स्थिति में फॉर कार्बोनेट ओर हमें रोस्टिंग करनी चाहिए या कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन में क्या किया जाता है? द मेटल इज ईटन इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर. यही लिखना, बुक की यही लैंग्वेज है, इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर. सो हाँ, मेटल ऑक्साइड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम इट, बाय इट्स कैल्सिनेशन. यानी अगर आप मेटल को सिंबॉलिकली हम करो, किसी भी मेटलर्जी के लिए M लिखना अलाउड है, और किसी भी M से मेटल होता है और X से नॉन मेटल. हमेशा बुक यही रिफर करेगी और यही यूज करेगी. और X का क्या मतलब है? तो मेटल कार्बोनेट है तो MCO3 लिख दो. मैं ऐसा लेके चल रहा हूँ कि ये बाईवैलेंट है ना, जैसे CH होता है. और इसको हीट किया और लिमिटेड एयर, तो क्या होगा? बोलो. हाँ, यही चलता है, बुक में भी बहुत जगह लिखा है. अब इसमें ये क्या हो जाएगा? MO प्लस CO2. ये मैं दिखा रहा हूँ, तो बुक में आप जिंक कार्बोनेट का है तो जिंक कार्बोनेट का क्लिप दिखा सकते हैं, जो हमने सॉल्यूशंस भेजे हैं. बट इसमें ये तो नहीं कह रहे ना किसका है ना. अब क्या करें? सो MO और फिर इसमें कार्बन डाल दें तो M प्लस CO. लेटर ऑन प्योर मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. कैसे पता लगा कि कार्बोनेट हो रही है? क्योंकि जो ब्रिस्क एफर्वेसेंस होता है वो CO2 का बुलबुला होता है. CO2 का जो बुलबुला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? HCl डाल देने पे, क्योंकि वाटर में इतनी सॉल्युबल नहीं है तो बुलबुला बन के निकल जाती है. तो ब्रिस्क एफर्वेसेंस कहीं भी लिखा रहे तो समझ जाइए कि CO2 है, उसमें से निकला. क्यों निकला? क्योंकि मेटल, ये देख लो कि अगर MCO3 रहेगा तो HCl से रिएक्ट करने पर MCl2 बना देगा और प्लस H2O बना देगा. और अब ब्रिस्क एफर्वेसेंस क्या CO2 का है? तो इससे तुम्हें क्या पता चला? ये कैसा ओर है?
आप चाहे तो ये भी लिख लें रेसेंस, तो वहाँ लिख देना कि इससे हमें पता चल गया सेंस। तो अब इससे है, फिर हमने कैल्सिनेशन कर दिया। कैल्सिनेशन के बाद जब मेटल ऑक्साइड बना तो हमें क्या पता चला कि ये, तो हम आज ये ना अगर आपको कठिन लगता हो तो ZnCO3 का दिखा दो कि HCl के साथ इसने रिएक्शन की तो ZnCl2 बन गया और H2O बन गया, सो CO2 बन गया। सो इट इज कार्बोनेट ओर ऑफ एनी मेटल। लिखो जिंक का, बताओ एनी का। इट इज कार्बोनेट ओर of metal. So calcination is done to obtain metal oxide. To obtain metal oxide. तो पहले हम इसको क्या करेंगे, ZnCO3 को हीट कर देंगे लिमिटेड एयर में, और इससे क्या होगा ZnO plus CO2 बन जाएगा, और फिर उसमें कोक की प्रेजेंस में हीट करने पर क्या बन जाएगा, दैट इज Zn plus CO। लेटर ऑन प्योर मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये चीज है। अगला देखें, राइट द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम एनरिच्ड ओर। तो एनरिच करने के लिए आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोलिक वॉशिंग, इसमें लिखा भी है एनरिच कर दो। पहले एनरिच कर लेना, फिर ये सेकंड स्टेप का हमने बताया, ये स्टेप 2 है। ये कौन सा है, स्टेप 2। और स्टेप 1 में उसको हाइड्रोलिक वॉशिंग कर लेना, और स्टेप 3 में इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, पूरा प्रोसेस हो जाएगा। एनरिच्ड डोर का मतलब मिट्टी हटा दी तो एनरिच्ड डोर। इफ गैंग पार्टिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एनी ओर, ये कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, लाइक ZnO को, उसके बाद जो कार्बन के साथ हम रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, इसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। सो इफ गैंग पार्टिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम क्रश्ड ओर बाय हाइड्रोलिक वॉशिंग या और किसी तरीके से एनी मेथड, देन इट इज कॉल्ड एनरिचमेंट ऑफ ओर। क्या चीज बताई, इफ मान लीजिए गैंग पार्टिकल्स आर रिमूव्ड, अब वो किसी भी 3 तो मेथड हमने बताए हैं, या आप मैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रॉम क्रश्ड ओर, देन दिस इज कॉल्ड एनरिचमेंट ऑफ ओर। उसको एनरिचमेंट ऑफ ओर कहते हैं। नाउ इट इज एबल टू पास थ्रू स्टेप 2। अब देखिए, एन ओर ऑन हीटिंग एन एयर गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नेम द मेथड इन मेटलर्जिकल स्टेप। तो इन ईच मेटलर्जी के सभी स्टेप्स के नाम बताओ। तो वो सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है, बी पार्ट देखो, इफ इट गिव्स SO2 gas, then it is sulfide ore। वो कैलामाइन निकल गया जैसे ZnCO3 है, और ये जिंक ब्लेंड निकलेगा ZnS, सल्फाइड हो रहेगा। इट इज सल्फाइड, या कॉपर में तो कॉपर ग्लास का देना, ठीक है, वो क्यूप्राइट हो जाए, ये कॉपर ग्लास। अब जरा देखो, तो अब इसमें सभी स्टेप्स के नाम लिखने हैं, or on heating the method of each metallurgical step, then that will be required to extract this metal from ore। So अब ऐसे में हम क्या करेंगे, तुम्हें अगर सल्फाइड ओर का लिखना है तो Zn सल्फाइड ओर, सो इसके लिए क्या करेंगे, देखो फॉर सल्फाइड ओर जैसा लिखा है वैसे लिख दे रहे हैं। स्टेप 1 फॉर सल्फाइड ओर, जैसे Cu सल्फाइड ओर है तो क्या Cu2S है ना, बुक में क्या दिया है, CuS, चेक करो बुक में सल्फाइड ओर का क्या नाम दिया, कॉपर का बुक में नहीं दिया ना, मुझे देखना पड़ेगा।
कॉपर ग्लास का फार्मूला Cu2s है ना, CUS वही तो मुझे Cu2s लग रहा है इसीलिए, क्योंकि हाँ Cu2s है फार्मूला ऑफ कॉपर ग्लास, दैट इज Cu2s। तो Cu2s हो गया। और सल्फाइड और हमें क्या करना चाहिए, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एनरिचमेंट। 3 स्टेप लिख दोगे, पूरे नंबर है, देखो कैसे लिखो Cu2s। तो ये स्टेप 1, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एनरिचमेंट। ऊपर लिखा था, पहले उसमें से मिट्टी हटाओगे कि नहीं हटाओगे, तो ऊपर से स्किमिंग कर लोगे, वो जो झाग नहीं बनता है कॉपर सल्फाइड का, तो क्या करोगे, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड। प्रोसेस अगर कह रहा है कि SO2 गैस निकली है, जब तुमने इसको किसके साथ किया है, बोलो, इन एयर में अगर तुम किसी को गर्म कर रहे हो तो वो कौन सा और है बताइए, जिसमें से अगर मान लीजिए एयर में गर्म कर दिया तुमने, एयर में गर्म करने पर ये क्या होगा, सल्फाइड और होगा, तो ये MO बन जाएगा और SO2 बन जाएगा। तो उससे पता चलता है कि सल्फाइड और है। अब जब हमें पता चल गया तो हमने उसे फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से गुजारा, मिट्टी नीचे रह गई और पाइन ऑयल में कॉपर के पार्टिकल या जितने भी हैं वो सारे फ्लोट हो गए, फिर उसकी स्किमिंग कर ली। वो एक पिक्चर हमने वीडियो दिखाया था, तो उसमें क्या हो गया, सो फॉर सल्फाइड और फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड, ये स्टेप 1 है, फॉर एनरिचमेंट ऑफ ओर, और उसके लिए स्टेबलाइजर एंड पाइन ऑयल इज यूज्ड। इसके लिए क्या करोगे, पहले पाइन ऑयल में वो गीला हो और फिर वो झाग बना भी रहे, ये नहीं कि बुलबुले खत्म ही हो जाए। झाग बना रखने के लिए स्टेबलाइजर यूज करते हैं, तो उसके लिए जिंक ऑक्साइड होता है स्टेबलाइजर। वो अब बाद में आप कुछ क्लास में देख लोगे, नेक्स्ट क्लास में। आप क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं ना बुक में, ऐसे कंसंट्रेशन है ना। तो अभी देखो उसके पिछले वाले क्वेश्चन में एनरिचमेंट लिखा है, तो मैं वो वर्ड जमाना चाहता हूँ आपके अंदर कि वहाँ भूल ना जाओ। कंसंट्रेशन ऑफ फूड तो आप जानते ही हो, तो एनरिचमेंट समझ गए ना, एनरिचमेंट ऑफ फूड, तो इट इज यूज फॉर एनरिचमेंट ऑफ फूड। इसके लिए पाइन ऑयल एंड स्टेबलाइजर्स आर एडेड, जिससे झाग बना रहे। और दिस क्या करोगे बताओ, चीड़ का तेल एंड स्टेबलाइजर्स। पाइन इंडिया में होता है क्या? हाँ? बोलो। ये जो पाइन है वो इंडिया में पाया जाता है? हाँ। अब स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 में क्या करोगे बताओ, सल्फाइड हो रहा है। सो नाउ मेटल सल्फाइड यानी सल्फाइड रोस्टिंग इज डन। रोस्टिंग से क्या होगा बताइए पीयूष, जो सल्फाइड हो रहा है वो किस में कन्वर्ट होगा, रोस्टिंग से। सो नाउ रोस्टिंग इज डन। रोस्टिंग में मनीष क्या किया जाता है बताइए, इन दिस बोलो, सल्फाइड ओर इज हीटेड, सेंटेंस कंप्लीट करो, सल्फाइड ओर इज हीटेड in presence of excess air. हाँ, heated in presence of excess air. Excess air. Now it get converted into मेटल ऑक्साइड। अब क्या करोगे, हमेशा 2 स्टेप होते हैं स्टेप 2 में, ए और बी। नाउ मेटल ऑक्साइड्स को आप रिड्यूस कर लोगे टू मेटल, चाहे इंटरमिक्सिंग में जैसे Cu2s और Cu2O को आपस में रख के हीट कर दिया, कैल्सिनेशन लिमिटेड एयर में, तो आपस ही में वो एक्सचेंज करके SO2 नहीं निकाल लेते, जिसे ब्लिस्टर कॉपर बनता है। तो दूसरा प्रोसेस क्या बताया, नाउ मेटल ऑक्साइड और जिंक का काम कर रहे हो तो फिर उसमें ZnO बन जाएगा, तो उसके लिए तुम्हें कार्बन चाहिए होगा कि नहीं, दोनों में तो वही चीज करनी पड़ेगी। मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मेटल, वो पूछ नहीं रहा है कि क्या यूज करना है। और स्टेप 3 क्या है, ऑब्टेन मेटल इज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। स्टेप 3 इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज डन। अगर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करेंगे तो जो हमारा प्योर मेटल है वो कैथोड पे आएगा, कैनोड पे? बता दिया मैंने कैथोड। अब एनोड बोल के क्या करोगे? जब हमने बता दिया एनोड पे बड़ा सा डाला जाता है, एनोड मड होता है, वो तो कीचड़ है वहाँ सब, वहाँ कहाँ तुम्हें मेटल पूछना है? सौम्य से पूछो, सब जानती है। इस बार यही टॉप कर रही है, सब बोल वाला है और झूठे का मुंह काला। मतलब इसने सुबह से हर आंसर सही दिया, ये कमाल हो गया। अब आगे देखें। प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड। ये लोहे की बाल्टी में नंबर उड़ेलेगी मम्मी। मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस कैसे करेंगे? क्या मेटल ऑक्साइड को मेटल अब दो तरीके हैं, देखो कितनी अच्छी बात कही। इन्होंने कहा मान लो ZnO है, तब इसको C से साथ गर्म कर लो तो Zn बन जाएगा, और अगर Cu2O है तो इसके साथ Cu2S भी आएगा और फिर SO2 बन जाएगा और 6 से Cu। सबसे अच्छा प्रश्न अर्पिता ने पूछा। कैसे करके मेटल कितनी ऑक्साइड बड़ी बात निकालना है चाहिए। कि मेटल ऑक्साइड कॉपर का है, तो उन्होंने कहा ब्लिस्टर कॉपर बना लो, यानी उसमें थोड़ी SO2 बच जाएगी तो ऐसे बुलबुले बुलबुले भी दिखेंगे ऊपर की सतह पर। और अगर इसका है तो कार्बन कोक के साथ इसको रिड्यूस करना। अब अगला देखें, 12th क्वेश्चन। Why do ionic compounds have high melting and boiling points? Abhishek. Because they want to strong Electrolytic. electrostatic. That is, they are bonded with strong electrostatic force. So their melting and boiling points are high. अब देखो, next is non-metal is generally do not displace hydrogen from dilute acid. And Shika, non-metal do not displace oxygen, हाइड्रोजन नहीं डिस्प्लेस कर पाते non-metal। कोई भी non-metal है तो अगर मैं HCl के साथ उनकी रिएक्शन कराऊं तो वो नहीं कर पाते डिस्प्लेस भी पाते। एनी आइडिया? हाइड्रोजन हाईएस्ट रिएक्टिव सारे नॉन मेटल हाइड्रोजन से नीचे आते रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये लिख लो। नाउ नॉन मेटल इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। देखो, तो ये चीज कही गई है कि मान लीजिए कोई दूसरी चीजें हैं और वो एसिड के साथ डू नॉट डिस्प्लेस, जैसे कार्बन है और HCl के साथ है, कोयले में हमने HCl डाल दिया, कुछ हो ही नहीं रहा, और नहीं तो इसे H2 निकाल देना चाहिए। और जिंक में डाला था HCl तो ZnCl2 बन गया था, H2 निकल गया था, लेकिन नॉन मेटल कमाल ही नहीं दिखा पाया। SiO2 बालू, उसका ऑक्साइड, कितना एसिड डाल दो जैसलमेर में जाकर कुछ होता ही नहीं। वो कितने सालों से वैसी की वैसी रेत है, पर्यटक आके चले जाते हैं, कभी पेप्सी उड़े लेते हैं, कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? दैट इज, अगर वही जिंक में डालते तो क्या होता? दैट इज ZnCl2 बन गया था और H2 निकल गया था कि नहीं, लेकिन यहाँ नहीं हो पाया। तो why it is so? That is non-metal is electron acceptor। देखो जिंक से क्या था? जिंक क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटर था? हाँ बोलो, तुम्हारा ही बोल वाला है, कॉन्फिडेंस तो देखिए चेहरे का। सब कैंप में हुआ वो जो चिंपॉन्जी मिल गया। नॉन मेटल इज इलेक्ट्रॉन, क्या होता है नॉन मेटल? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। मान लीजिए अगर आप क्लोरीन ले लें या और सल्फर ले लें तो ये सब क्या होते हैं?
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। सो इट कैन नॉट सप्लाई इलेक्ट्रॉन H प्लस एंड फॉर्म H2। देख लो ये H प्लस है, अगर जिंक इसे इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो H2 बनेगा। और ना दे कोई कह दे ऐसे ही निकल जाओ, कहेगा मैं कैसे निकल जाऊँ, मेरा इलेक्ट्रॉन उस पर फंसा हुआ है। तो कर लो अच्छा तुम्हारा 100 रुपये उस पर फंसा, लो 100 रुपये लो निकलो यहाँ से। तो देख कोई अब इसने तो इसका छीन लिया, तो ये जिंक ने 2 दे दिया, बोला तुम 2 लोग हो ना, लो 2 इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं और तुम लेकर निकलो। और फिर जब ये बन गया तो कहा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ जाते हैं। तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तब जाके ये निकल पाया, वरना 2H प्लस कैसे H2 बन गया। 2H प्लस को क्या मिला बोलो, 2H प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन मिले। मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, सो इट फैसिलिटेट्स फॉर द लिवरेज ऑफ H2 गैस। हाउएवर और नॉन मेटल का निकल जाए निकल पाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन भी नहीं दे रहे हो, निकलने को भी कह रहे हो। तो इसलिए क्या लिखे, नॉन मेटल इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इट कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू। इसके पास 2H प्लस है कि नहीं, और जरा देखो कि 2H प्लस को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो ये H2 बनाएगा, देगा ही नहीं अगर ये इलेक्ट्रॉन। सो इट कैन नॉट सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू H प्लस एंड फॉर्म H2। सो इसलिए नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद HCl। एसिड से नॉन मेटल की रिएक्शन नहीं होती, नॉन यानी एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा है कि मेटल से रिएक्ट होती है, मेटल कार्बोनेट से होती है, मेटल बाइकार्बोनेट से होती है। लेकिन एसिड की नॉन मेटल से तो रिएक्शन नहीं हो सकती है, कार्बन से नहीं हो सकती है, सिलिकॉन एसिड्स तो नॉन मेटल से बने हैं। हाँ, और वैसे भी आप ये देख लें ये दीज आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो वो एक्सचेंज नहीं करेंगे H को। तो नॉन मेटल एक जो है एनाइन वाली प्रवृत्ति वाला कैटाइन को कैसे रिप्लेस कर देगा। अगर डिस्प्लेसमेंट किसके किसके बीच होता है, कैटाइन और कैटाइन, तो यहाँ कैटाइन और कैटाइन के बीच हो रहा है। एक कह दो कि एक एनाइन और एक कैटाइन के डिस्प्लेस हो पाएंगे ना, कोई भी होगा तो ऐसे नहीं हो पाएगा। सल्फर भी आ जाए, कहते ये इससे ले रहा है और कहते हमको भी दे दो, तो बेचारा एक देने वाला 2 लेने वाले, ऐसे होता है क्या, नहीं हो सकता। सो इसलिए नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही लाइन लिखिएगा, ये इसी में ही आंसर सही है, 2 लाइन लिखोगे पूरा सही हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3। बोलो हाँ सृष्टि। क्यों सही। सो H जैसा कि सौम्या ने बताया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Mg or Mn manage to liberate H2 gas, however others do not manage. So it oxidizes liberated H2 into, ये क्या करते हैं बताओ, मान लीजिए जब ये मेटल के साथ या रिएक्ट करते हैं into H2O and self reduce to NO2 या N2O, ठीक है। Hence इसलिए हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद HNO3। तो ये जिंक है और क्या है HNO3। तो अब आप देख लें कि बहुत सारी रिएक्शन होती है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि HN, क्योंकि इट इज नॉट ए सिंगल रिएक्शन, कंसंट्रेशन बदलते जाओ, NO भी देगा, NO2 भी देगा, N2O भी देगा। तो इस तरीके से देयर आर ऑल पॉसिबिलिटीज। सर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या? ये देखिए ना,
रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद नाइट्रिक एसिड। According to Byju's, when zinc metal reacts with very dilute nitric acid, it produces zinc nitrate Zn number 32, ammonium nitrate New Hampshire 4, number 3, and water H2O. अब ये देख लो, तुम्हें ये पता चल गया कि NO2 भी देगा, NO भी देगा, N2O भी देगा, अमोनियम नाइट्रेट भी देगा, N2। ये सिर्फ परसेंटेज का फर्क है जो कि तुम्हें 11 में ये सारी रिएक्शन तुम्हारी होंगी। परसेंटेज के हिसाब से आते हैं। भाई 11 में तुम्हें मिल जाएंगी सारी रिएक्शन, अभी क्यों परेशान हो रहे हो? अभी लिख दिया समझ आई बात कि नहीं? सो व्हेन जिंक नाइट्रेट बन जाएगा और साथ में NO2 ये सब कुछ दे रहा है कि हमने लिख दिया, समझ आ गया? और ये क्या बोला इन्होंने स्वामी ने, इट इज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो इसलिए ये H2 को किस में बदल देगा? So, H2 और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वहाँ कई तरीके की रिएक्शन है। H2 को H2 में बदल देगा एंड सेल्फ रिड्यूस्ड टू ये सब मिल और 2 नंबर मिल जाएंगे, तुमको कर दोगे तो 4 नंबर ये नंबर तुम्हारे ही हैं। D school bells are made up of metals because metals are sonorous on banging they produce ringing sound, so school bells are made up of metals और जो जिसकी बनी होती है उसे बेल मेटल कहते हैं। बेल मेटल भी एक एलॉय है, तो क्योंकि स्कूल बेल रिंगिंग साउंड है, सोनोरस होते हैं मेटल, ये लिखते हैं ना ऐसे। ऑक्साइड्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन, जैसे मान लो एल्युमिनियम हो गया, इन सबको क्यों नहीं कार्बन से रिड्यूस कर रहे हो? So oxides of, ठीक है, now लिख लें, oxides of highly reactive metals have more affinity for oxygen than carbon। तो जैसे Na2 है और मैं इससे कहूँ कि कार्बन ले लो, या मतलब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहेगा कि मैं तो इसी के साथ रहूंगा, ये अच्छा देने वाला हूँ, मैं अच्छा लेने वाला, तुम्हारे साथ क्यों आऊँ? तो गुड डोनर एंड गुड acceptor always remains, so oxygen has more affinity for electrons than carbon। कौन अच्छा acceptor है? ऑक्सीजन। क्या लिखोगे? ऑक्सीजन has more affinity for, किसके लिए affinity है? इलेक्ट्रॉन्स than, तो बोलो ये अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है कि ये ऑक्सीजन, वो तो लेस रिएक्टिव है। ये चीज देखो, सारी बेसिक ऑक्साइड है, जबकि ZNO में, ZNO में क्या होगा कि ये दे ही नहीं रहा है, तो ऑक्सीजन कहेगा मैं यहाँ से हट जाता हूँ और तुम्हारे साथ में कोवेलेंट बॉन्डिंग करता हूँ। जिंक इतना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है, तो इस केस में क्या, ये तो एक पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है कि कौन अच्छा डोनर है, तो जिंक तो बहुत नीचे आता है। सर किस अच्छा डोनर और फ्लोर कहाँ तक? देख लो, ये चीज है जो मंकजन, MN के बाद C लिख देना, वो हमने पढ़ाया नहीं आपको। दैट इज, देखो लिख बासर का मग अल मंकजन, मंकजन, तो C ZN को कर सकता है, इसके ऊपर वाले किसी भी नहीं कर सकते। C ZN को कर रहा है कि नहीं? एक तुम्हारे पास रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले कहीं लिखा ही हमने, ऐसे लिखा दी होगी, सही है। हाँ, तो ये देखो यहाँ हो जाएगी, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे? ये ZN और प्लस CO, खैर ये हमारे कॉन्टेक्स्ट का नहीं है, ये चीज हमारे कॉन्टेक्स्ट की है। सो ऑक्सीजन हैज मोर एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हैज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब प्रेम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन कार्बन, सही है। सो इसलिए क्या होता है बताओ? इट कैन नॉट रिड्यूस्ड बाय कार्बन, सो इट कैन, इसके लिए फिर क्या प्रोसेस ठीक रहेगा? बाय, फॉर दिस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज डन, NaCl कुछ भी हो, सबको क्या कर दो? इलेक्ट्रोलिटिक, सीधा इनकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है।
सर सी अपने नीचे वालों को रिप्लेस कर देगा हाँ। और ऊपर वालों को नहीं करना। सबकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइंड होंगी ऊपर वाले, और दिस इलेक्ट्रोलिटिक इज डन। नेक्स्ट देखें, affinity मतलब it has more energy is released if electron is given to it. That means it has vigor for reaction with electron. It has eager to take electron. But carbon is not showing that eager to take. उसमें उत्सुकता है कि इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। बट कार्बन इज इतना तो एक अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए संभालेगा कौन? कि अच्छा है प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल लेंगे। सेंटर में तो 6 प्रोटॉन है, उनके बीच रिपल्सन कितना हो जाएगा? तो कार्बन इलेक्ट्रॉन लेने का इच्छुक ही नहीं है शुरू से, और ऑक्सीजन वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके मजे से O2- बन के घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है कि नहीं? इट कैन वेरी वेल मैनेज 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स विद इट एंड कैन कंप्लीट ऑक्टेट बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो कैटायन और एनायन बन के आराम से घूम सकें, उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ना हो, और बहुत एनर्जी भी रिलीज करें इलेक्ट्रॉन लेने पर, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन के लेने पर जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। सही है? ओके, अगला क्वेश्चन देखो। फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स आर रिक्वायर्ड? बोलो ध्रुवांशी। बोलो, ये ठीक बता रही। मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी एंड सॉल्ट ऑफ लो रिएक्टिव मेटल। हमको तो मानना पड़ेगा मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी एंड सॉल्ट, ठीक है, एंड सॉल्ट सोल्यूशन, एक्वियस सॉल्ट सोल्यूशन। सोल्यूशन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल, यही बात है कि नहीं? तभी तो डिस्प्लेसमेंट होगा, है बात? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए यही चीज चाहिए कि नहीं चाहिए? व्हाट इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? इन सभी में अधिक रिएक्टिव मेटल कौन सा है? एल्यूमिनियम। सो Al से कम जिंक, जिंक से कम, सर कम नहीं उतना कम से मतलब और कम करो ना, Cu। तो यहाँ लिख लो रिएक्टिविटी, ऐसा जरूर लिखना। जब भी कोई ऑर्डर लिखो तो उसके नीचे कमेंट भी लिखो। An experiment was carried out to determine the position of the metal P, Q, R and S। तो अब इन सब में देखने पर आप देख रहे हैं कि P किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो P को क्या होना चाहिए? तो सबसे कम रिएक्टिव है ना। आपने एरो सही लगाया? हाँ सर आपने एरो गलत है, भाई मैं बोल रही हूँ। तो और बताना चाहिए। अच्छा बताओ P क्या है? यहाँ से देखिए तो P लीस्ट रिएक्टिव होगा क्या वैसे? AgNO3 हो सकता है कि Pb होगा, क्या होगा? ये AgNO3 होगा जो किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा है। मेटल है ना, तो AgNO। तो मतलब सोल्यूशन मेटल्स अगर Ag डाल दो तो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, किसी को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्या हो सकता है? जो सिल्वर को तो डिस्प्लेस कर पा रहा है, लेड होगा तो कर देगा। लेड की स्थिति कहाँ है? लिक बा सरकाना मगल मंजन कर पीकड़ कोनी। देख लो, मंजन कर कोनी, कर पीकड़ कोनी सन पीबी। तो अब जरा देखो पीबी क्या अगर होगा तो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा? हाँ कर देगा। क्या वो FeSO4 यानी FeSO4 है तो 2 वाला तो नहीं कर पाएगा। 2 वाला तो इसके ऊपर ही आ गया ना, तो ये तो इसको नहीं कर सकता नहीं। अच्छा, और साथ में Mg को नहीं कर सकता। R क्या हो सकता है? सिल्वर भी कर रहा है, लेड भी कर रहा है, आयरन भी कर रहा है, ऐसी चीज क्या हो सकती है? Mg हो सकता है ना। और S क्या हो सकता है? Fe हो सकता है। Arrange the metal in ascending order of their tendency to form positive ion। तो सबसे पहले किसे लिखें? आना आप मुझे बताएं, टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन।
अवनी, सबसे कम टेंडेंसी से सबसे अधिक टेंडेंसी के बढ़ते हुए क्रम में आप एजी, फिर एजी, फिर पीवी, फिर एफई और फिर टेबल में लिखो कि किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो जैसे एजी लिख दिया हमने, तो एजी की AgNO3 से रिएक्शन होगी, बोलो। अभी बता रहे हैं, डैश से मतलब कोई रिएक्शन नहीं। अब एजी की मुझे बताओ पीवी से रिएक्शन हो जाएगी, अब क्या बना देगा, हो जाएगी, एजी तो नहीं कर पाएगा ना, और FeSO4 के साथ हो जाएगी, उसको भी नहीं रिप्लेस कर पाएगा, और MgSO4 के साथ नहीं होगी। अगर मान लो मैं यहाँ पीवी डालूं तो तुम बताओ क्या लिखोगी, पीवी किसको किसको डिस्प्लेस कर सकता है इसकी पोजीशन को देखते हुए, पीवी इसको कर देगा और इसको कुछ नहीं करेगा, इसको भी नहीं कर पाएगा, 2+ वाले को कुछ नहीं कर पाएगा, और Mg को भी नहीं कर पाएगा। अगर मैं यहाँ Mg डालूं तो क्या क्या करोगे, सबको कर देगा, इसको भी डिस्प्लेस करेगा। Mg ये रिएक्शन टेबल है, Mg किससे रिएक्शन हो जाएगी, इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा, इसमें डैश लगा क्योंकि खुद का मेटल खुद को नहीं कर। समझ में आ गई बात कैसे देखते हो। अगला हम लोग निकालेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सर मतलब इसमें जो सबसे ज़्यादा रिएक्शन कर सकता है वो सबसे कम से सबसे ज़्यादा है ना, वो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो प्लस आयन लेके बिल्कुल मजे में है, तो जो सबसे ऊपर है Na+ तो खूब मजे में रहेगा। तो मोर रिएक्टिव मीन्स मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यही बात है। विच रेडिली कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इस स्थिति में लिथियम सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव माना जाता है, मोर रिएक्टिव मेटल। ले लीजिए, कैसे रहेंगे आप? ओके, नाउ ये लो पहले का ये और किसी के पास ना हो तो ले लेना। हाँ नहीं हो तो ले लो, हमारे पास है, वो तो अच्छी बात है। लाओ हाँ चाहिए ना, हमारे पास रखा है। सर दिन तो ठंड पड़ रही है, ठंड लग रही ये लो और है ना सबके पास। Now, first question. We suddenly pull out hand away from touching a pointed object. अगर कोई नुकीली चीज को देखने पर इस चीज को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। It is involuntary response to stimuli. It is involuntary response to
stimuli which bypasses the brain and forms reflexar, जो क्या करता है? bypasses the brain thinking process. bypass thinking process. And make reflexar. अब जरा देखो सेकंड क्वेश्चन. Name the part of brain which takes place in reflex movement of hand in response to auditory stimuli. तो मिड ब्रेन वो क्या करता है? कोई ध्वनि अगर आ रही है तो अचानक से नेक मुड़ जाएगी उधर, तो उसको कहते हैं ऑडिटरी स्टिमुली. अचानक कुछ आवाज आई, इधर देखिए इस चीज को, दैट इज मिड ब्रेन. मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का भी सेरिबेलम कुछ जो है रिस्पॉन्स करता है इसे, रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व है. नाउ द स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. protects the brain to direct contact. हाँ, ये सही है. It gives brain a mechanical protection and gives the cushioning effect and prevents the brain from getting damaged. So it is fluid in which brain floats. Also it is filled within the जो 3 meninges या 3 ट्रैक्लोब्लास्टिक लेयर उनमें भरा हुआ रहता है. So it is fluid in which, जिसमें क्या होगा बोलो? Brain floats. It is also present in 3 layers या meninges. Meninges around the brain within skull. Skull याद ना रहे तो cranium लिख देना. So it gives cushioning effect to brain. ठीक है, and prevent any mechanical injury and prevents any mechanical jerk. Now अब जरा देखें. Give the exact location of adrenal gland. तो Adrenal region में above kidney. So the cap-like structure above kidney, adrenal gland are present. ठीक है, 1 each on above kidney as कैप लाइक स्ट्रक्चर. उसके ऊपर मुकुट के आकार की जो आकृति है, सो प्रेजेंट ऑन किडनी इन कैप लाइक स्ट्रक्चर. नेम द ग्लैंड व्हिच प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन, दैट इज टेस्टिस. Label the part A, B, C and D and show the direction of flow of electrical signal. ये क्या है? और कौन से नर्व है? Sensory neuron. Spinal cord. B क्या है? Spinal cord. C क्या है? Motor neuron. D क्या है? That is spinal cord. C motor neuron है. And D क्या? हाँ, अभी हम देख लेते हैं. B को स्पाइनल कॉर्ड भी लिखा, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है, और D है एफेक्टर. बात लगातार हो रही कि नहीं हो रही है? सही आवाज आ रही है. लोगों के बीच में कोई भूत बैठता है. दैट इज मसल.
इफेक्टर मसल। ओके, व्हाट इज ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम? नेम द ब्रांचेस इन विच इट इज डिवाइडेड। निशान। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से आप क्या समझते हैं? और ये कितनी ब्रांचेस हैं? जैसे पैरासिम्पैथिक नर्व और सिंपैथेटिक नर्व, कौन कौन सी है बताओ जरा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अपने आप जो चले। सीएनएस है और एक चारों तरफ जो बहुत सारी नर्व्स पूरी बॉडी में। ऑटोनॉमिक, इसी से क्या होता है? इट कंट्रोल्स द हार्ट बीट रेट, या और भी जैसे पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होते हैं, इन सभी को ही करता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, और क्या पूछा गया है? इट इज पार्ट ऑफ, अपने आप ये काम करे, that acts as an unconscious control system to visceral organs. So it has control over that is visceral organs, movement of visceral organs. जैसे हार्ट हो गया, जिनको हम अपनी इच्छा से नहीं चला सकते हैं, या हमारी इसोफेगस हो गई, which has control over visceral organs, pupil. एक होता है कि ऑटोनॉमिक है, एक वॉलंटरी। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दो ही हैं। इनवॉलंटरी तो ऑटोनॉमिक है, ऑटोमेटिक। हाँ, इनवॉलंटरी है ये बस। ऑटोमेटिक। सो इट हैज कंट्रोल ओवर विसरल ऑर्गन। देखो अभी तुमको बता देते हैं, इससे तुम्हें अच्छा रहेगा। फ्लो चार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम देखो। एस चार्ट में फ्लो चार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। सो ये देखो, नर्वस सिस्टम दो तरीके का है, एक सेंट्रल है और एक क्या है? पेरिफेरल है। अब आगे देखो, सेंट्रल में क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन है। अब पेरिफेरल में एक ऑटोनॉमस है, दूसरा क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक है, सोमैटिक में क्या है? कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन, तो रिले मोटर, इसमें कमांड्स टू मसल, इसमें एक है वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी। फिर उसके आगे ऑटोनॉमस में एक सिंपैथेटिक है और एक पैरासिम्पैथेटिक है। अब चूंकि आपके में पूछा जाएगा तो आगे बता देंगे कि जैसे फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन है जो एड्रीनल कर रहा है, वो सिंपैथेटिक है। तुम करते नहीं हो, लेकिन तुम्हारा क्या होगा बोलो? अचानक तुम्हें उछाल देगा सांप के आने पर, तो वो सिंपैथेटिक है। और पैरासिम्पैथेटिक भी, वो भी एक ऑटोनॉमस ही है। दैट इज काम्स द बॉडी एंड हेल्प्स द बॉडी टू कंजर्व एनर्जी। कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी कंजर्व रहती है कुछ अमाउंट पर, तो वो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है। वो एक अचेतन मन की अवस्था है कि वहाँ पर एनर्जी कंजर्व रहती ही है, पूरी आपकी लास्ट बिट ऑफ एनर्जी नहीं यूज होगी। वो किस लिए है? जिससे कि हमारे अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी एनर्जी यूज होती है। फिर से समझो, नर्वस सिस्टम दो तरीके के हैं, कौन कौन से हैं बताइए? नर्वस सिस्टम में एक है सीएनएस और एक है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस दो हैं, कौन कौन से बोलो? दैट इज वॉलंटरी ही ऑटोनॉमस है। हाँ, इनवॉलंटरी ऑटोनॉमस है। और ये क्या है? वॉलंटरी। तो वॉलंटरी में तो सेंसरी न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स और साथ में मोटर न्यूरॉन सभी इन्वॉल्व हैं। तो जैसे हाथ पैर का मूवमेंट है, सब कुछ है, वो सब वॉलंटरी में आ गया। ठीक है, ये चीज जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये भी है, बॉडी ऑर्गन भी तो सब तरफ फैले हुए हैं। तो अब इस इनवॉलंटरी को ही क्या कहा गया है? ऑटोनॉमस है। इनवॉलंटरी तो ऑटोनॉमस सिस्टम है।
ठीक है, ऑटोनॉमिक सिस्टम। अब मोटर न्यूरॉन्स वगैरह ये तो रिफ्लेक्स के पार्ट है, रिफ्लेक्स तो एक्शन अब रिफ्लेक्स एक्शन किसका पार्ट है ये मुझे पता नहीं, अब देख के बताते हैं, हमें अभी तक नहीं पता है, लेकिन आपने पूछा तो हमारी भी जानकारी बढ़ जाएगी। सो जरा देखें तो रिफ्लेक्स एक्शन कम्स अंडर विच नर्वस सिस्टम, ये देख लेते हैं तो मुझे According to Byju's, the peripheral nervous system is a system of nerves which connect the central nervous system with other parts of the body. Reflex action is the result of the coordination of the spinal cord and peripheral nervous system. नहीं, अब ये देखें रिफ्लेक्स एक्शन कम्स इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक, ये पता चल जाएगा। सो रिफ्लेक्स एक्शन कम्स अंडर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक, तब सही चीज पता चल जाए। तो सिंपैथेटिक, देखो क्वेश्चन दे रहा था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मैनेजेस नॉन अलार्म स्टेट रिफ्लेक्सेस। हमें इन सबसे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस इनवॉलेंट्री में बहुत सारी चीजें हैं, तुम तीन अलग अलग लिख लो कि एक है फाइट और फ्लाइट, एक है ये भी ऑटोनॉमस है, और दूसरा रिफ्लेक्स एक्शन है, और तीसरा जो है हमारी बॉडी में अंदर जो निरंतर होने वाली हार्ट बीट और जो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट है वो सब, वो एक अलग से ऑटोनॉमस है। एक फाइट और फ्लाइट का ऑटोनॉमस, एक सांप के उछलने पर ऑटोनॉमस, और एक हार्ट बीट का रेट तय करने वाला ऑटोनॉमस। मतलब जियो या मरो, वो फाइट और फ्लाइट, भाग जाओ, समझ में आएगी नहीं, एड्रीनल ग्लैंड जो करती है। तो दैट इज पहला क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन अपने आप हो रहा है, सडनली कोई स्टिमुली आ गया। अब बॉडी के अंदर बिना स्टिमुली के भी तो एक्शन हो रहे हैं, उनको भी तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। हार्ट बीट, तो हार्ट बीट प्यूपिल तो स्टिमुली में हो गया, लेकिन हार्ट बीट हो गया, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट हो गया, तो अपने आप हो रहा है ना, तो वो भी तो एक आएगा इसमें, हार्ट बीट, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। और ये क्या है बताइए, फाइट और फ्लाइट। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें, बहुत पहले एक बार ये आया था पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, ये पैरासिम्पैथेटिक है, ये सिंपैथेटिक है, ये एड्रीनल ग्लैंड जो करता है ये सिंपैथेटिक है। एमसीक्यू आ जाए तो करेगा। सिंपैथेटिक यानी बॉडी हमारे प्रति सिंपैथेटिक है, वो दयावान है, तो वो हमको उबार लेती है ऐसी सिचुएशन से। तो सिंपैथेटिक तो ये एड्रीनल ग्लैंड है, कौन करता है ये? वैसे एड्रीनल ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट है, वो अचानक ऐसा कुछ कर देती है। वैसे आप कहेंगे एड्रीनल ग्लैंड तो हार्मोनल है, आप हार्मोनल इसमें कहाँ जोड़ है, हम तो अभी नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, ये अचानक हो रहा है ना। और ये कैसा बताइए, पैरासिम्पैथेटिक, जो पूरा दिन भर होता जा रहा है, वो क्या है? पैरा, पूरा जो हार्ट बीट का तय हो रहा है, सब कुछ है जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई ये कह दे हम अपने हार्ट बीट देखो कंट्रोल करें, खून को घुमा रहे हैं हम, आप दूसरा काम करेंगे, खून घुमाएं। ऐसे लोग नहीं कह रहे हैं, अरे वो हो रहा है तुम क्या घुमा रहे, हम डायफ्राम ऊपर नीचे कर रहे हैं, देख रहे हो कितने बिजी। अरे हो रहा है वो, तुम कहाँ कर रहे हो? पैरा बस आपको अगर पूछा जाए ये टर्म आ जाए तो लिख देना क्या है, आगे का काम देखो। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अगला देखिए, नेम द ब्रांचेस इन विच इट इज डिवाइडेड। तो ये दो हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, यही लिखोगे। अब वो रिफ्लेक्स उन्होंने पूछ लिया, रिफ्लेक्स अलग ही लिखना। रिफ्लेक्स को हमने किसमें दिखा दिया था, देखो पैरासिम्पैथेटिक बोल रहा, लिख देना इसी में है रिफ्लेक्स, इसी में डाल देना, इसी में पैरासिम्पैथेटिक है, इसी में डाल देना, कंट्रोल नहीं है, लिखना है ना वहाँ, देखो रिफ्लेक्स एक्शन आर पैरासिम्पैथेटिक। एक दो बार आया है ये क्वेश्चन, कभी बार बार बुक में दिया गया है। Now, what are
ट्रॉपिक मूवमेंट्स, नेम द टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स ऑब्जर्व इन प्लांट्स। सो देखो सौम्य ट्रॉपिक मूवमेंट डिफाइन करो। हाँ बोलो। Growth moment is response to stimuli in direction of stimuli. Yes, that is directional growth of directional movement of plants. वैसे ही growth movement है, but directional movement of plant in which direction of movement is determined by direction of stimuli. या तो वो उसकी ओर जाए या उसके अवे जाए, लेकिन उससे डिटरमाइन तो होता ही है। ठीक है, it is called trophic movement. It takes place in plant. फिर नेम द ब्रांचेस, पांचों ब्रांच लिख दोगे ना, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हीमोट्रोपिज्म, हिप्नोट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म सारे लिख देना। Which this plant hormone has its maximum concentration in fruits and seeds. Name the plant hormone जो फ्रूट्स में रहेगा, ऑक्सीन ही रहेगा। चेक करो, देखो जिब्रेलिन, जिब्रेलिन का रहता है, ये क्या करता है, ये दैट इज सेल डिवीजन भी करेगा, नंदन ने सेल बनाएगा, क्योंकि सेल डिवीजन भी चाहिए ना। सो लिखो जिब्रेलिन। ऑक्सीन से ग्रोथ है, सेल डिवीजन नहीं, सेल डिवीजन वो फिर जिब्रेलिन करेगा। चेक कर लो एक बार, नहीं है तो फिर भी प्रमोट फ्रूट ग्रोथ है। देख लो, मैं दिखा देता हूँ, वो जिब्रेलिन नहीं है तो यही आंसर है। मैं दिखा देता हूँ, जिब्रेलिन भी उसी में है जो फ्रूट ग्रोथ में लिखा है। तो विच हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन, सो विच हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन, देखो plant hormone which has maximum concentration in fruits. Cytokinins. According to Topper, cytokinins are present in greater concentration in fruits and seeds. साइटोकिनिन ही लिखो फिर, लेकिन इसमें वो लिखा है जिब्रेलिन जो हमने आपको भेजा है। अब देखो साइटोकिन सभी में दिखा रहा है, साइटोकिनिन लिख लीजिए, साइटोकिनिन ज्यादातर में है। ठीक है, लिखिए, इसको ठीक कर दो। प्लांट हार्मोन देखो सभी में साइटोकिनिन देख रहा है। चलो, साइटोकिनिन में है क्या सेल डिवीजन, तो वही ठीक है। हाँ, क्योंकि ऑक्सीन का सहयोगी जिब्रेलिन है और साइटोकिनिन तीसरे नंबर पे आता है ना। तो साइटोकिनिन हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन in fruits। और क्या पूछा गया है, ठीक है, दे फंक्शन टू स्टिमुलेट स्टेम इलॉन्गेशन, सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग। ये सीड को जर्मिनेट करते हैं। दे ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स। अब देखो, the effect of gibberellin is opposed due to which plant hormone, बोलो, एब्सिसिक एसिड, मतलब कौन सा ऐसा है, ये कौन सा है, which has maximum concentration। अब 10th देखें, they break dormancy of seeds और क्या क्या करेंगे, stem elongation, flowering और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड स्टेम इलॉन्गेशन। चलिए 10th देखें, गिव रीजंस, इंजरी टू मेड्यूला ऑब्लांगाटा रिजल्ट इन डेथ। मान लीजिए मेड्यूला, छोटे दिमाग पर अगर कोई पीछे से मार दें तो फिर क्या होगा। Now in that case, any injury to medulla, वही है जैसे pons medulla cerebellum है, उसी को it leads to stoppage of vital involuntary actions of body, breathing रोक देगा, क्योंकि rate of breathing तो वही कर रहा है। So
इट लीड्स, हाँ ब्रीदिंग ही रुक जाएगी हार्ट की, इट लीड्स टू डेथ बिकॉज ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग ऑफ हार्ट। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यही एक काम इसके लिए है, ब्रीदिंग ऑफ हार्ट, ब्रीदिंग ऑफ हार्ट, बीटिंग ऑफ हार्ट। तो क्यों? बिकॉज इट डिटरमाइंस द रेट ऑफ बीटिंग। रेट क्या करता है वो, मतलब क्या? रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिटरमाइन। तो रेस्पिरेशन तो हार्ट का तो कुछ नहीं कर सकता। देखो जरा फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा। According to Cleveland Clinic, your medulla oblongata is the bottommost part of your brain. Its location means it's where your brain and spinal cord connect, making it a key conduit for nerve signals to enter your body. It also helps control vital processes like your heartbeat, breathing, and blood pressure. It controls heartbeat rate, na? Heart beat rate, blood pressure. देखो यही वाला आपको करा के छोड़ देंगे, ठीक है? इसी को कंप्लीट कर लो, फिर बाकी एक घर में कर लेना। अब देखिए दैट इज तीसरा, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। बोलो नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड, हाँ बोलो। It secretes hormones that regulates activity of other endocrine glands. ये ऐसे हार्मोन निकालती है जिससे दूसरे ग्लैंड्स एक्टिवेट हो। अगर ये अपना हार्मोन ना निकाले तो कोई और दूसरे ग्लैंड ही काम न करे। ये लाइन देखो, ये तो ये बताता है पिट्यूटरी से तुम्हें कितना निकालना है, लेकिन ये निकालेगी जो हार्मोन ना, उससे सारे ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं। लिखो जरा इस बात को, यही तो मास्टर ग्लैंड है। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड is master gland, as क्यों है master gland? As it secrete hormones, as it secrete those hormones which activates, जो किसे एक्टिवेट करते हैं? अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडो, क्योंकि हम एंडोक्राइन ना अंतःस्रावी तंत्र में चल रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। चलो अगली बात करें। सो ऑक्सिन प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ ट्रेंडिल अराउंड ए सपोर्ट। ये तुम लिख लोगे कि क्या होगा? इट स्टम का ही दिखाना, रूट का नहीं दिखाना। जैसे ऑक्सिन है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बोलो? तो ये ऐसे मुड़ जाएगा। सो द पार्ट विच इज अवे फ्रॉम सन ग्रोज मोर। टेंडिल, तो अब इसमें टेंडिल का दिखाओ, ये तो नहीं दिखाना। टच करने पर इट मूव्स अवे फ्रॉम द टच, ये सपोर्ट, और फिर वो मुड़ के उधर ही हो जाए क्योंकि इधर पार्ट ग्रो हो गया। सो व्हेन ऑक्सिन, ठीक है, इन व्हेन टेंड्रिल टचेस सपोर्ट, तो अब मान लो जैसे ये है और इस पर टेंड्रिल ने ऐसे किया, तो एक भी फिगर बना दोगे तो ठीक है, इधर इधर हो गया तो ये ग्रो हो गया और ये सपोर्ट है। बात समझ में आ गई? ऐसे दिखा देना, तो इधर का पार्ट ज्यादा हो जाएगा, तो इस तरीके से मुड़ गए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ये पार्ट तो दूसरी तरफ चला गया, हाँ, तो अब ये इसमें मुड़ जाएगा। फिर इसी तरीके से ये जब यहाँ पे टच करेगा तो ये इधर चला जाएगा, तो वो मुड़ जाएगा, या इधर गया या इधर गया। सो व्हेन टेंडिल टचेस सपोर्ट, देन ऑक्सिन मूव्स अपोजिट साइड ऑफ सपोर्ट, नहीं, एंड दैट पार्ट grows more and it curves in, या it wraps in the support, wrap in नहीं करेगा। So then auxin move
other side of support. Which grows more and tendril grips support. Tendril क्या करेगा? Tendril grips support. This is the case of thigmotropism and it shows positive thigmotropism. This is case of positive अच्छा, एक क्वेश्चन और भी तैयार कर लेना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉकिंग एंड रिफ्लेक्स एक्शन? ये भी पूछा जाता है. एक लेग वाला भी है बुक में, ये दोनों आते हैं. लेग मूवमेंट है या मूवमेंट ऑफ ये जो है प्यूडिका मिमोसा, दोनों में पूछा जाता है. वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से पढ़ लेना. नाउ अगला देखिए 12. विच हार्मोन, सिर्फ नाम बताना है. विच हार्मोन प्रमोट्स द सेल इलॉन्गेशन एंड डिवीजन इन प्लांट्स? साइटोकिनिन हो सकता है. नाउ गलत लिखा, इसमें ऑक्सिन लिख रहा है. ऑक्सिन तो नहीं होगा. सेल डिवीजन कौन कराता है? गूगल मार नहीं, साइटोकिनिन. साइटोकिनिन ही है जो सेल डिवीजन कराता है. द इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन इज अपोज्ड टू विच प्लांट हार्मोन? उसके अपोजिट करेगा ना. वो स्टोमेटा खोलता है, बंद करता है. वो डॉर्मेंसी ओपन करता है, ब्रेक करता है. वो क्लोज करता है, मेंटेन करता है. थर्ड देखिए कि नेम द हार्मोन whose deficiency result in dwarfism. Now, name the endocrine gland associated with brain. देखो इसमें तो पिट्यूटरी कहा है, हाइपोथैलेमस बाहर होती होगी. देखो जरा. Which is associated with brain. अब मैं इसको देखता हूँ. अब बात तो सही कह रही है. अब जरा चेक Name the endocrine gland which is associated with brain. The pituitary gland. According to Medline Plus, the hypothalamus is the master switchboard. It's the part of the brain that controls the endocrine system. That pea-sized structure hanging below it is the pituitary gland. दोनों ही हो सकते हैं, एक कोई लिख देना. नेक्स्ट देखो. Name the secrete which digestive enzymes as well as hormone. Pancreas, अग्नाशय, जो खाने को पचाता है. Now, which endocrine gland is present in males but not in females? Testosterone. अच्छा, endocrine gland, testes. Now 13 with labeled diagram, the activity show that gravity changes the direction of plant. तो उसको दिखा देना. ये ऐसा गिरा हुआ गमला, तो इसमें जो रूट्स हैं, प्लांट ऊपर गया और रूट्स, तो क्या दिखा देना कि ऐसे दिखा दिया. और ग्रेविटी में एंड सम आफ्टर दैट इज रिमूव द सॉइल एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ रूट्स. इट कैन बी इजीली सीन. ये सब लिखना होगा कि ठीक है. सो पहले गिरा दो गमले को. क्या कहते हैं गिराने? अरे ऐसे पटक थोड़ी ना. ले डाउन कर दो. चलो 14. What are the major parts of the brain? Mention the function of different parts. So 14 में देखो, ब्रेन के सभी पार्ट्स और फंक्शन लिख लोगे. मेजर पार्ट्स. कंपेयर द फॉलोइंग टेबल बाय फिलिंग द ब्लैंक्स. नाउ थायराइड ग्लैंड कौन सा सेक्रीशन करती है? और थायरॉक्सिन का ये सेक्रीशन करेगी. ठीक है. थायरॉक्सिन क्या करेगा?
बस इतना ही पूछा है ना। और प्रमोट्स मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल सही है। प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, ये तो आपको मालूम है, थायरोक्सिन। अच्छा सेकंड देखो जरा कि वैसोप्रेसिन, ये सेक्रेशन कौन करता है? ये कब पढ़ा है? लिख लो कर लेना। ओके, दैट इज पिट्यूटरी में दो होती हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का पिछला हिस्सा वैसोप्रेसिन करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के कुछ स्पेसिफिक ग्रोथ हार्मोन्स हैं, तो उनके नाम हैं, हम अलग से अब करा देंगे, जब दूसरी बार पढ़ाएंगे तो सब फिर से बता देंगे। अभी हमने दूर बुक का कराया है। देखो, इट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका काम क्या है? दैट वैसोप्रेसिन से इंक्रीजेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी। तो किडनी में आपको मालूम है लूप ऑफ हेनले में कुछ पानी भी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ठीक है, तो वो चीज है रीअब्जॉर्प्शन। सो इंक्रीजेस, ये लूप ऑफ हेनले है, इसी में ही तो वो जो आती है वेन फिर लिपट जाती है कि नहीं, तो पानी रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ना एक्सक्रीशन में, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सो री absorption of water in kidney। किडनी में नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर लूप ऑफ हेनले, किडनी। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ में क्या भरा जाएगा मनीष? फिफ्थ और सिक्स्थ बोलो। ये तुम्हें आता है? हाँ बोलिए ध्रुवांशी। अभिषेक, ये सब ये आता है, बहुत आसान, बिल्कुल सही, दैट इज इंसुलिन और पैंक्रियास। इंसुलिन आसान था, मनीष चूक गए आप। और ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, ये ब्रेक द शुगर लेवल, तो उससे हमें एनर्जी देता है। खैर कोई बात नहीं, आप सेवेंथ बता दें मनीष। एड्रिनलिन क्या करता है? ये प्रिपेयर्स बॉडी फॉर इमरजेंसी, एस्केप फ्रॉम इमरजेंसी। हाँ, दैट इज TSH। कहाँ से निकलेगा TSH? अभी मैं दिखा देता हूँ। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से 12 हार्मोन निकलते हैं। अरे 12 और भी एंडोक्राइन, नहीं, हर एक के लिए अलग अलग है। तो TSH किसको करता है? थायरोक्सिन को एक्टिवेट करता है। अभी वहां लिखा नहीं था पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड क्यों है? क्योंकि ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड को वो करती है। तो TSH किसको करता होगा? ये थायरोक्सिन को वो करता है एक्टिवेट। तो लिखो, हेल्प्स थायराइड ग्लैंड टू सेक्रीट थायरोक्सिन, हेल्प्स थायरॉइड ग्लैंड को क्या कराएगा? टू सेक्रीट थायरोक्सिन। और बोलो ध्रुवांशी, थायरोक्सिन क्या करेगा? डेंजरस है? थायराइड जो आयोडीन का बता नहीं रही, आयोडीन से रिलेटेड मेटाबॉलिज्म। आयोडीन से क्या लेना? आयोडीन की वजह से ये सब होता है। लेकिन क्या ये उपापचय संबंधी सभी क्रियाएं हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट और इन सब का तोड़ना, फैट प्रोटीन इन सब का तोड़ना, तो फिर पैराथायराइड क्या करेगा? कोई बता रहे कि कैल्शियम एंड फास्फोरस के लेवल, वो सब चीज जानती है भाई। तो फिर ये बताओ कि थायमीन क्या करेगा? जानती तो तुम भी सब कुछ हो। लो, थाइमस जो है बच्चों में इम्यून सिस्टम डेवलप करेगा, इससे उनको कोरोना का टीका लेट लगेगा। बायो तो सच में पढ़नी पड़ेगी। और समझ में आ गई बात कि नहीं? इतना ही रखो। सब चीज पढ़ के जाना। टाइम बहुत कम है, टाइम लगेगा। सर ये TSH कौन सा ग्लैंड है? TSH पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा।
फेल होने का भी एक मजा होता है, क्योंकि उसके बाद ही घर में रिस्पेक्ट बढ़ती है। और ऐसे कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, पूरे पूरे नंबर में कोई अच्छा कि वो तो फेल हो गया, पास तो हो जाता है। हार के जीते हाँ बस मैच से पास होगा। बताइए अगर आज तक नहीं हो पाए तो पेपर से काम बन जाना चाहिए। पेपर तुम पूरे करके जाओ, तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। करो फोन। How do we know that two different Welcome. individuals belong to the same species?